अमृता पाराशर, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले 9 महीने से सीवर के ओवरफ्लो की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 5 के निवासियों ने नगर निगम की शव यात्रा निकालते हुए नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इससे पहले कई बार वो धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और सीएम को भी ट्वीट किया जा चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए नगर निगम की शव यात्रा निकाली गई है। दिखाई दे रहा है ये नजारा फैजाबाद के नगर निगम मुख्यालय का है, जहां वार्ड नंबर 5 के निवासियों ने पिछले 9 महीने से चली आ रही सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर नगर निगम की शव यात्रा निकाली और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 9 महीनों से वो इस समस्या से परेशान हैं, जिसको लेकर वो समय समय पर धरना प्रदर्शन और घेराव के अलावा कव्वाली प्रदर्शन और मुर्गा प्रदर्शन भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि सीएम को भी ट्वीट किया जा चुका है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जबकि सीवर ओवरफ्लो की समस्या से नरकीय जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं, इसलिए उन्होंने नगर निगम की शव यात्रा निकाली है। कंटिन्यू लड़ते हुए धरना प्रदर्शन कर लिया, मुर्गा प्रदर्शन कर लिया, कव्वाली प्रदर्शन कर ली, घेराव कर लिया, सीएम साहब को ट्वीट हो गया, उसके बाद गर्भवती महिला ने ट्वीट कर दिया, लेकिन इस बेशरम नगर निगम यहाँ के नकारा अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेंगी। समस्या जस की तस है। नीचे आप जो फोटोएं देख रहे हैं ये कल की फोटोएं हैं, ये कोई पहले की फोटो नहीं, ये कल की फोटो है, लेकिन इनके ऊपर कोई जू नहीं रेंगती। ये समाधान के नाम पे हर बार कहते हैं कि आश्वासन कल कर देंगे, परसों कर देंगे, परसों कर देंगे, फिर कहते हैं जी वो तो हो ही नहीं सकता। जो 43 लाख की सीवर लाइन डलने की बात हुई थी, जो कमिश्नर साहब ने वादा किया था कि 16 फरवरी से वो सीवर लाइन। बाबा का नाम हमारा भूप सिंह है। परेशानी ये है कि पुराने घर हैं, हमारे पुराने घर हैं, उनमें पानी भर लो है, पैसा है ना लगा बेकाजे, कहाँ से लगा में लेटरिन ऊपर गुआ रही है, घर में घुस रही हैं और रसोई तक पहुँचना है, और कहाँ ले हम करें, कहाँ ना करें बताओ। सरकार तो कहती है कोरोना में अतिरिक्त कसूना कर रही 9 महीना है कि 9 महीना देसी भागे समझिए कसूना है रखाओ। तो पार्षद से विधायक की बात की, पार्षद के होने, विधायक के होने, सबके होने के कोई कसूना कर, क्या कहते हैं वो लोग? सब नहीं करते भाई, हमारे सकी नहीं। तो मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री कसूना के और न पार्षद के न कोई कछु के, सब बैठे चुपचाप, और जब यहाँ के बैठे तो मुख्यमंत्री कहाँ करेगा। करता की खबर की और कोविड-19 की बीमारी को अब 1 साल हो चुका है और कोविड की वैक्सीन भी बनकर तैयार हो गई है। निजी और सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन उपलब्ध भी है, लेकिन फिर भी कोविड के केस अभी बढ़ रहे हैं, यानी कि कोविड-19 का खतरा फिलहाल टला नहीं है। जी हाँ, फिर से देश में कोविड-19 के केस की संख्या अचानक से बढ़ रही है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर हमारी टीम ने फैजाबाद का दौरा किया और फैजाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचकर लोगों से जानना चाहा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सही समय पर कोरोना की वैक्सीन लग रही है या नहीं, और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सिविल अस्पताल की क्या-क्या तैयारियां हैं। इसी को लेकर हमारी टीम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों और फैजाबाद के सिविल सर्जन से खास बातचीत की। ये तस्वीरें हैं फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की, जहां पर 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जब हमने इन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। यहाँ आने वाले रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है और ये भी जरूरी नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और रजिस्ट्रेशन करवाते समय जगह और दिन अपने आप चुनी थी उन्होंने, और जब वो यहाँ आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसके लिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और लोगों से अपील की है कि लोगों को अपने जीवन रक्षा के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कोरोना की वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे पहुंचे? डायरेक्ट आया हूँ, डायरेक्ट बगैर रजिस्ट्रेशन के ही हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? किसी किस्म की कोई नहीं। मेरा पहला भी लगा 1 महीना पहले और आज भी लगा, 2 लग गए। कहीं कहीं से शिकायतें इस तरह की? कोई शिकायत हमें तो नहीं महसूस हुई। हमारा तो पूरा ग्रुप था 15 आदमियों का, सब ने लगाई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिना रजिस्ट्रेशन के भी किया है? हाँ जी, बगैर रजिस्ट्रेशन के पहले भी आए थे, लग गया था और आज भी लग गया। कितनी देर इंतजार करना पड़ा? 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे। लोग सरकारी हॉस्पिटल से डरते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट ज़्यादा सेफ है। मैं कह रहा हूँ सबसे सेफ यही है। सर, कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में किस तरह की तैयारियां अस्पतालों की हैं, किस तरह से काबू पाने की कोशिश? देखिए, कोरोना पूरे देश में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र केरला में दोबारा से केसेस बढ़ने चालू हुए।
उसके बाद पंजाब में बढ़ने चालू हुए। अब एनसीआर में आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से काफ़ी केसेज बढ़ रहे हैं, और चूँकि फरीदाबाद भी एनसीआर का पार्ट है और पीछे का पैटर्न अगर हम देखें तो जब एनसीआर में केसेस दिल्ली में बढ़े हैं तो उसके 5 या 10 दिन बाद फरीदाबाद में केस बढ़ने चालू हुए हैं, और निश्चित तौर से एनसीआर का पार्ट। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। पूरे हरियाणा में आढ़तियों ने काम करने से मना कर दिया है। मंडी फिलहाल मजदूर आराम फरमा रहे हैं। मंडी में यही आलम नजर आ रहा है और आढ़ती दुकानों पर बैठे हुए हैं। आढ़तियों का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती तो वो काम नहीं करेंगे। ये वो मजदूर है जो गेहूं सीजन में 24 घंटा काम करते हैं, दिन रात गेहूं तोलने में और लोडिंग करने में लगे रहते हैं, लेकिन अब आराम फरमा रहे हैं क्योंकि आढ़तियों के साथ साथ मजदूरों ने भी काम करने से मना कर दिया है। आढ़तियों ने फैसला लिया है कि मंडी में वो काम नहीं करेंगे, ना वो गेहूं का तोल करेंगे और ना ही लोडिंग करवाएंगे। अगर सरकार खुद से ये बात कह सकती है, ये सब कर सकती है तो कर ले, कोई ऐतराज नहीं है। आढ़तियों की पिछली पेमेंट बकाया है, इसलिए आढ़तियों ने फैसला लिया है कि उसके साथ ही आढ़ती ये भी चाहते हैं कि सरकार इस बात को ऑप्शनल कर दे कि किसान को पैसे सरकार से डायरेक्ट चाहिए या फिर आढ़तियों के माध्यम से। किसान और मजदूर भी आढ़तियों के साथ हैं। मजदूर कहते हैं कि पिछली बारी से हमारी मजदूरी कम हो गई है। वहीं किसानों की मिली जुली राय ये है कि कुछ आढ़ती पैसे डायरेक्ट चाहते हैं तो कुछ किसान आढ़तियों के माध्यम से फिलहाल मंडी में आढ़ती और मजदूरों की तरफ से काम बंद कर दिया है। परेशानी किसान को भी हो रही है, लेकिन मुश्किलें सरकार और प्रशासन की बढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि मंडी में काम सुचारू रूप से होगा या नहीं, या सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी। किसान इहदे नाल परेशान होंदे ने, पर कुछ मंगां उन्हां ਦੀਆਂ जायज़ भी ने। जिवें सरकार ने आख्या 48 घंटे 'ਚ ਅਸੀਂ पेमेंट करांगे, पर वो 48 घंटे 'ਚ पेमेंट आ तो नहीं रही। जे आ रही हुंदी तो क्यों हड़ताल करदे? वो भी कुछ उन्हां ਦੀਆਂ मंगां जायज़ ने, पर इस चीज़ नाल किसान परेशान रहणगे ज़्यादातर। किद्दां वेखदे हो तुसीं? इहदे नाल किसान ही मान लो परेशान ही रहने ने। पहलां भी कुछ होया सी, मान लो पंजीकरण तो होया सी। हुण मान लो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उहदे 'ਚ भी कईयां दे हुण मान लो कईयां दी फसलां किसे दे नां, किसे दी ज़मीन किसे दे नां चढ़ी हुई है। पंजीकरण च बहुत दिक्कत दी इनके। मतलब ये तुलाई होनी चाहिए हमारी, तो जिम्मेदार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आढ़तियों की जो पेमेंट देनी है सरकार ने देनी होगी। हमारा काम होना चाहिए और मॉइस्चर पास करके ही तुलवाई ले लेनी चाहिए और डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए। अगर हमने आढ़ती का देना, हम चेक देंगे आढ़ती को, आढ़ती तभी हमारे साथ अच्छी डीलिंग करेंगे। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुलवाई? प्रॉब्लम है जी, आज ये पशु खाएंगे इसको, और इसमें इधर उधर खिंडता है अनाज, बेकारी होता है। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है कब कैसा हो जाए। और मैं तो कल से पड़ा हूँ यहाँ, मतलब आज तुलनी चाहिए हमारी जरूरी। अगर नहीं तुली तो क्या प्रॉब्लम होएगी जी बहुत ज़्यादा। यहाँ को मच्छर खाते हैं, पूरी रात से हम पहरा दे रहे इनका। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत सरकार ने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट किया पोर्टल डाला था उन्होंने, उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात बूत करके भी नहीं बताया। क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी, किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आढ़ती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके द्वारा हमारी पेमेंट की जाए। जो ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये अब जब पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आएगी। अगर हमें पैसे की खुद को भी जरूरत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल स्टेट हाईवे पर पिछले 7 सालों से हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा है, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुई, जिसकी वजह से रोजाना हाईवे पर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। देर रात बलड़ी गांव के नजदीक भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक बुरी तरह से सड़क के बीचों बीच पलट गए और ट्रक में लोड कोल्ड ड्रिंक की बोतल सड़क के बीचों बीच फैल गई। ट्रक हादसे में एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रक में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने के प्रयास में लगी रही और ट्रकों को साइड करने की भी कोशिश की गई। करनाल यमुनानगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ सर। ये गाड़ी पेप्सी की भरी हुई है, ये जा रही थी जमुनानगर की साइड। जमुनानगर से गाड़ी आ रही थी प्लाई बोर्ड की भर के, उसके आपस में टकराव होने की वजह से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो चुकी है, दूसरे 2-3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही? पुलिस ने 100 को तो भेज दिया जी, कार्रवाई कर रही है जी। अभी नियंत्रण पा लिया ट्रैफिक के पे भी, थोड़ा ट्रैफिक उस साइड किया, ये रास्ता ब्लॉक किया जी।
क्या क्या लदा हुआ था इनमें? इसमें एक में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक थी जी, दूसरी में प्लाई बोर्ड भरा हुआ था जी, जो जमुनानगर से आई थी प्लाई बोर्ड की। क्यों हादसा, क्या पता लगा? कोई नियंत्रण खराब हुआ, नशा था जी, ये रॉन्ग साइड आया था प्लाई बोर्ड। रात 1:30 बजे का एक्सीडेंट हुआ जी, रॉन्ग साइड आया प्लाई वाला। अच्छा, ड्राइवर, इस गाड़ी का ड्राइवर खत्म हो गया जी, उनको दो अच्छा, एक की मौत है? एक की मौत है। और घायल कितने हैं? घायल 2। तो क्या कार्रवाई की जा रही? ये रॉन्ग साइड था ट्रक, ये है प्लाई वाला। यमुनानगर से आई थी गाड़ी। अच्छा, और दूसरी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? दूसरी गाड़ी यमुनानगर साइड जा रही थी, ये नहीं पता कहाँ जा रही थी। पानीपत। तो नुकसान हुआ है? नुकसान दोनों गाड़ियों का नुकसान है जी। दोनों गाड़ियाँ टूट गई। हाँ। तो कितने घायल हैं? घायल तो 2 हैं। एक की मौत है? एक की मौत है। तो जल्दी जाम खुलवा दिया? जाम तो खुलवा रहे हैं जी, खड़े हुए हैं। ये कब तक यहाँ क्रेन बुलाई जाएगी? बस अभी तो आज थोड़ी बहुत देर में आने वाली। चलिए खबरों में बात करेंगे भिवानी की। भिवानी जिला में एक बार फिर से कोरोना के खतरे की घंटी बजने लगी है। जिले में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब भिवानी जिले भी दूसरे जिलों की तरह कोरोना की चपेट में आने लगा है। इसको ध्यान में रखते हुए अब भिवानी जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है और कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके लिए उपायुक्त ने जिले में 4 कमेटी बनाई है जो कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेगी और कोविड-19 के नियमों का पालन करवाएगी। आपको बता दें कि उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य भिवानी के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे। यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। थी इसमें सभी, जिसमें व्यापार मंडल से भी बुलाए थे, ऑटो रिक्शा से भी बुलाए थे, सभी अफसर भी बुलाए थे और हमने 4 कमेटी इसमें गठित कर रखी हैं, जिसमें एसडीएम उसके चेयरमैन है सब डिवीजन वाइज और एक एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर उसके मेंबर हैं, डीएसपी उसके मेंबर हैं। तो ये कमेटी तो डेली चेक करेंगी सभी, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है या मार्केट्स हैं या होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी रिलीजियस फंक्शंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई फंक्शंस हैं, शादी विवाह के फंक्शन हैं, सभी जगह जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाएगा। और जो कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन की, जहाँ 10 से ज़्यादा किसी एक गली में, एक लोकेलिटी में कोविड पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाई जाएंगी। और जो आज के दिन 93 हमारे पास जो कोविड पेशेंट हैं शहर और गांव में मिलाकर, तो उनको हमने हिदायत दी है पुलिस को कि उन पर अपना निगरानी रखें, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और घर में भी अपना अलग से रहे, ताकि उसके कांटेक्ट में आके कि कोई कोविड कि उसमें ना आए। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो सभी जगह प्रॉपर चला हुआ है। उसमें 45 ईयर्स एंड अबव के जो सिटीजन्स हैं उन सभी को हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों जो उसकी चॉइस है वो लगवाई जा रही हैं और पूरी तरह से हमने इसके प्रबंध किए हैं। आने वाले समय में चाहे मास्क है, सैनिटाइजेशन है या वैक्सीनेशन है या कंटेनमेंट जोन है और प्रॉपर बेड हमारे पास है, वेंटिलेशन। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। एक तरफ जहां गर्मी का आगाज होने लगा है तो वहीं दूसरी तरफ शास्त्री कॉलोनी वासी पानी की किल्लत से परेशान हैं। तो वहीं दिनोद रोड स्थित गली नंबर 10 के निवासी सीवरेज का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही जहां कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं इस गंदे पानी से लोगों में जल जनहित बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये कोई गंदे नाले का पानी नहीं बल्कि पेयजल है, जिसको शास्त्री नगर गली नंबर 10 के निवासी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। शास्त्री निवासियों का कहना है कि उनके घर जो पेयजल आता है वो सीवरेज का गंदा पानी आता है, जिसे पीकर यहाँ के निवासी व हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ रहे हैं। कई का तो यहाँ ये भी कहना है कि उनके
पालतू पशु मर भी चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि हम कई बार समस्या को लेकर पार्षद के पास भी गए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस समस्या का समाधान करना मेरे बस की बात नहीं। राजवीर ने बताया कि पिछले 1 महीने से हमारे घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और जो पानी आ रहा है वो सीवरेज के पानी की मिलावट से आ रहा है। पानी आ ही नहीं रहा था, लोगों ने टैंकरों से पानी मंगवा कर 1-1, 2-2 बाल्टी से अपना काम चलाया। अब जब पानी आ चुका है तो इतना गंदा है कि हम पी भी नहीं सकते और ना ही कहीं पे नहाने के लिए यूज़ कर सकते, किसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते इस पानी को। हमने अपने कॉलोनी वालों ने अपने खर्चों पे रोडों से कई पाइपलाइनें भी ठीक करवाई हैं, अलग अलग जगह से, हर तरीके से हम SDO से, JE से, पार्षद से, सबसे मिले हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र प्रसाद, शास्त्री नगर, दिनोद रोड, गली नंबर 10। हमारे यहाँ पानी की समस्या है। पानी 8-10 दिन से बिल्कुल गंदा आ रहा है। महीना तो हो गया ना, पहले आया करता हूँ, पहले बंद रहा है, दोबारा बोलिए। दिन से बिल्कुल गंदा, जैसे सीवर का पानी होता है ऐसा गंदा पानी आ रहा है। पीना तो दूर, किसी भी काम में नहीं ले सकते उसको, ना पशु पी सकता है ना उससे कोई नहा धो सकता है। नहायत गंदा पानी आ रहा है, हमें साफ पानी चाहिए। इसके लिए हम JE SDO तक जा भी चुके। साफ पानी चाहिए। आपने एप्लीकेशन दे दी, जियो उसका कपिल का SDO का दे दी, और हम पानी साफ चाहिए। हम सारे जाने जाके आए यहाँ गली वाले, और कोई सुनाई नहीं करता। 1 महीना पानी खराब आ, सारे बच्चे सबके, आदमी डांगर सब बीमार हो रहे हैं, दूध ते भी सूगी भैंस सबकी, और बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या नाम है? कौन सी? संतोष नाम है, शास्त्री नगर 10 नंबर गली है, दिनोद रोड है, और सब पूरे परेशान है पानी खातर, सब बालक बीमार हो रहे हैं। हमने तो पानी साफ। चलिए खबरों में बात करेंगे। पलवल की शादी में नकदी व कार की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालजनों द्वारा फांसी लगाकर विवाहिता की हत्या कर दी गई और कैंप थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि गांधीनगर शमशाबाद पलवल निवासी कन्हैयालाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी तुलसी कुमारी की शादी कैलाश नगर निवासी हरीश के साथ 17 फरवरी 2016 को हुई थी। हरीश सरकारी अध्यापक है और उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, जिससे हरीश को 2 लड़कियां हैं। पीड़िता ने अपनी बेटी की शादी में यथासंभव दान दहेज दिया, लेकिन हरीश व उसके परिवार के सदस्य उस दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दहेज में 1 लाख रुपए और कार भी मांगने लगे थे। दहेज लाने में असमर्थता जताने पर बेटी तुलसा के साथ पति हरीश, सास हरनंदी, ससुर हरपाल, देवर ग्यासी व सतीश ने मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहते। साल 2020 में उपरोक्त सभी ने मिलकर तुलसा को जहर भी दे दिया था, जिसका उपचार गुरु नानक अस्पताल में करवाया गया। और इतना ही नहीं, 13 जुलाई 2020 को हरीश व उसके परिवार वालों ने मारपीट कर तुलसा को घर से भगा दिया और तलाक के कागजात भी भेज दिए थे, जिसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने तुलसा को ससुराल में रखने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद बेटी तुलसा पति हरीश के साथ कैलाश नगर में अलग मकान में रहने लगी, लेकिन 4 अप्रैल को पीड़िता अपनी बेटी के पास पहुंचा और कुछ रुपए खर्ची के लिए देकर आया, और जिस दौरान बेटी ने बताया कि पति, सास, ससुर व दोनों देवर ने उसके साथ मारपीट कर मकान खाली करने के लिए कहा है, वरना जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने बेटी की बात को अनसुना कर दिया और 6 अप्रैल की सुबह पार्षद कुमारपाल का फोन आया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पीड़ित मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी तुलसा कुमारी घर की लॉबी में मृत पड़ी हुई थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत के अनुसार उसकी बेटी को पति, सास, ससुर व देवरों ने मिलकर फांसी लगाकर मारा है और पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एक कंप्लेनेंट जो है ना कन्हैया लाल, जो शमशाबाद में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी हुई है मिस्टर जो मास्टर लग रहे हैं हरीश कुमार जी, जो पीछे से माड़व के रहने वाले हैं और फिलहाल कैलाश नगर में सह परिवार रह रहा है। इनका आपस में मियाँ बीबी का, तुलसा का और हरीश कुमार का आपस में पिछले करीब 2 सालों से किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है। तो डाइवर्सन का मैटर भी इनका माननीय कोर्ट में विचाराधीन है
और जिस पर इन्होंने कोर्ट के आदेश अनुसार या पता नहीं कैसे सामने अभी तो इन्वेस्टिगेशन मैटर पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन का, और जिस मकान में रहती थी उस मकान को भी मास्टर हरीश ने सेल कर दिया। तो कुछ पता लगने पर इसने जो है ना, कल सामने बात अभी तक यही आई, प्रथम दृष्टया से इसने हैंगिंग का मामला है, अभी हैंगिंग की है। लेकिन कन्हैया लाल की कंटेंट्स और कंप्लेंट के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 304 भी हत्या का केस। तो और मुझे पर कुछ था ना जी, और मैंने अपने हैसियत के मुताबिक मदद दिया जी। उसके बाद में लड़की तंग रखे, उसके बाद में जी फिर और जब मैं पहुंचा जब मान लो लड़की लिखा के बाहर कर दिया जी। एक बेटा और एक लड़की पर बेटा जी 3 साल का। उसके बाद में जी लड़की घर कर गए जी। एक बार मतलब जहर दे दिया, फिर वो भी राजीनामा कर लिया। मैं चलो कोई बात लड़की वहीं रहेगी। जहर भी उसके घर वाले ने दिया? घर वाले ने दिया जी दूध में। उसके मतलब गुरु नानक में इलाज हुआ जी, गुरु नानक की रिपोर्ट मुँह पे है जी। उसके बाद में फिर राजीनामा कर लिया। उसके बाद तलाक दे दिया जी, तलाक पहुँचा दिया जी कोर्ट में। लड़की वहाँ कर आया, संबंध भेज दिए। हमको पता लगी, हमने फिर महिला थाने में हमने पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 32 वर्षीय मृतक बल्लभगढ़ का रहने वाला था, जिसे उपचार के लिए पलवल के निजी अस्पताल गैलेक्सी में उपचार के लिए लाया गया था, जिसकी बीती रात उपचार के दौरान मौत हो गई। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग तब हरकत में आया, जब कोरोना के कारण हुई मौत के बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। कोरोना पॉजिटिव की मौत की खबर सुनने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। पलवल जिला अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि मृतक बल्लभगढ़ का रहने वाला था, जिसकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी, जिसे पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में कोविड-19 संबंधी बीमारी के उपचार के लिए भर्ती किया गया था। लेकिन इलाज के दौरान वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ने पर वहां से उसे रेफर किए जाने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी संपर्क में आए और शव को पलवल में ही दाह संस्कार कराया गया। ऐसे में डॉक्टर लोकवीर ने निजी हॉस्पिटल कोविड-19 मंजूरी के बारे में उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में कोविड-19 का उपचार करने की मंजूरी होगी, तभी उन्होंने कोविड-19 मरीज को उपचार के लिए भर्ती कराया। लेकिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया। गैलेक्सी हॉस्पिटल से ये फरीदाबाद QRG के लिए रेफर था। रास्ते में एक्सपायर हो गया था। कहाँ पे? ये रास्ते में QRG से पहले हो गया था। अच्छा। फिर इसको वापसी में यहाँ गैलेक्सी ले आए थे। गैलेक्सी वालों ने यहाँ सरकारी में भेज दिया। सरकारी से फिर रात को यहाँ पे सुबह 4:30 बजे करीब ये किट मंगवा के इन्होंने पैकिंग करके फिर यहाँ जमा करवा दीजिए डेड बॉडी। अच्छा, रात भर गाड़ी में ही रही डेड बॉडी? नहीं, रात भर गाड़ी में नहीं रही जी। हाँ, सुबह 4 बजे 4 बजे तक। हाँ, कितने बजे लेके आए थे हॉस्पिटल में? ये जब ही ले आया था जी, यहाँ पे तो 3 बजे आ गई थी। शाम को ना, रात में सुबह 3 बजे यहाँ 1 घंटे खड़ी रही थी। उसके परिजन आ रहे थे वहाँ से बल्लभगढ़ से, उसकी मम्मी और घर वाली। वो शीशा खोल के उसको दिखाया था उसको, और दिखाने के बाद फिर बॉडी जमा करवा दी। तो आपको बताया नहीं था कि ये कोरोना? जो 32 साल का मेल था और वो गैलेक्सी हॉस्पिटल से बॉडी लाए थे। रहने वाले वो बल्लभगढ़ के थे और उनका इलाज भी जो चल रहा था वो कोरोना से संबंधित इलाज चल रहा था। ब्रेथलेस की स्थिति उनको सांस फूलने की थी और उनको जब वेंटिलेटर के लिए रेफर किया गया तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बॉडी को यहाँ लाया गया। यहाँ से कहाँ भेजा गया है डेड बॉडी को? फिर यहाँ से डिस्पोजल नहीं, बॉडी को जैसे कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, बॉडी को डिस्पोजल या उनका जो भी कोई अंतिम संस्कार किया जाता है, वो अंतिम संस्कार यहीं पलवल में ही किया गया है। तो बॉडी का यहीं सब कुछ जो भी उसको लास्ट में जो शवदाह गृह में ले जाया गया था और सभी नियमों को ध्यान रखते हुए उसका। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।